हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड से डील करेंगे, जो कि बताता है सिटीजनशिप के बारे में। अब हम देख लेते हैं सिटीजनशिप क्या होती है। पहले सिटीजनशिप एक रिलेशन है जिसके बीच में स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंटर, मतलब कि जो कंट्री है, कंट्री को अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में बोले तो स्टेट बोलेंगे। स्टेट और हमारे जो सिटीजन्स हैं, मतलब कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है, जिनको हमारे देश की सिटीजनशिप मिली हुई है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन है, उनके बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, कि अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो उसको कुछ राइट्स मिलेंगे, स्पेसिफाइड राइट्स मिलेंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ का सिटीजन है, और कुछ जो इंडिया के सिटीजन नहीं है उनको कुछ राइट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि कुछ हमें राइट्स की एग्जाम्पल है, जैसे कि राइट टू वोट। ठीक है, एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जो कि हमारे सिटीजन को ही मिलता है। ठीक है, या तो बोल सकते हैं राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शंस। ठीक है, वो किसको मिलता है, हमारे सिटीजन्स को ही मिलता है। तो ये सिटीजनशिप के बारे में शॉर्ट सी डेफिनेशन है। अब दो टर्म और चीज हम डील कर लेते हैं यहाँ पर। वो क्या होती है कि हमारा जो इंडिया है उसमें किसकी बात होती है, सिंगल सिटीजनशिप की। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, हमारी कंट्री में सिर्फ हमारी एक सिटीजनशिप होती है, वो होती है हमारी कंट्री इंडिया की सिटीजनशिप। हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं होती है। अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको क्या सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी कि आप इंडिया के नागरिक हो, है ना। ना ही आप ये सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी कि आप एमपी के नागरिक हो, ठीक है, या अदर चीज। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ मल्टी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मल्टी सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मल्टी सिटीजनशिप मतलब कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो और उसके साथ साथ आप किसी और देश के भी सिटीजन साथ में हो, तो ये चीज हमारे कंट्री में नहीं है। अगर आप किसी भी दूसरे देश के सिटीजन बनते हो तो आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो अपने आप चली जाएगी, जो कि अभी हम आर्टिकल नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि सिटीजनशिप के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम। सबसे पहले जो सिटीजनशिप के अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल्स आते हैं उनकी बात करते हैं। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मतलब कब हुआ, 26 जनवरी की बात कर रही है, 1950। मतलब इस दिन हमारे देश की सिटीजनशिप किस किस इंसान को मिलेगी वो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन जिसके पास डोमिसाइल हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डोमिसाइल एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि आपको ये बताता है कि आप यहाँ पे रह रहे हो। ठीक है ना, आपका एक डॉक्यूमेंट है कि आप इंडिया में रह रहे हो, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है। ये नॉर्मल हमारी जो लोकल बॉडीज रहती हैं वो हमें ये बना कर देती हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारे नगर पालिका में कोई हम डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं, जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट जैसा टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कहता है डोमिसाइल। अगर आपके पास वो डोमिसाइल है और उसके साथ साथ अगर आप ये जो तीन बातें कही गई हैं ए, बी और सी में, इनमें से कोई भी एक भी बात को आप फुलफिल करते हो तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी तीन बात, हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आपका जन्म इंडिया की टेरिटरी में हुआ है और उसके साथ साथ आपके पास डोमिसाइल है, तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। कब, 26 जनवरी 1950 के टाइम। ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस है कि आप जन्मे नहीं हो इंडिया में और उसके अलावा आइदर ऑफ यू हुज पेरेंट्स वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आपके अलावा या तो आपकी मम्मी या तो आपके पापा, मतलब इनमें से कोई एक भी अगर इंडिया का सिटीजन था, या मतलब इंडिया में बॉर्न हुआ है ना, सिटीजन नहीं, अगर इंडिया में कोई बॉर्न हुआ है और आपके पास डोमिसाइल है तो आप क्या बन सकते हो, इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। तीसरी चीज, तीसरी चीज यहाँ पर बात करी जाती है जो कि अभी हम देखते हैं, वो आ जाता है हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग सच कमेंसमेंट
ठीक है, मतलब कि कोई भी इंसान जो कि डोमिसाइल है और उसके साथ साथ हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन फॉर 5 years। ऑर्डिनरली रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि इंडिया में रह रहा हो और उसके पास सिटीजनशिप ना हो। कब से? लगातार 5 years से इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट। मतलब कि 26 जनवरी 1950 की जस्ट पहले से अगर कोई इंडिया में 5 साल से रह रहा है ऑर्डिनरली रेसिडेंट की तरह, ठीक है, और उसके पास डोमिसाइल है, तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल में कहा गया है कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट हो रही है उस दिन अगर आपके पास डोमिसाइल है और इन 3 बातों में से अगर आप एक बातों पे भी टिक लगाते हो, ठीक है, तो आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हो। या तो आप खुद जन्मे हो इंडिया में, या आपके पेरेंट्स, या फिर आपकी मम्मी मतलब, या फिर आपके पापा, या आप इंडिया में मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले 5 साल से लगातार रह रहे हो। ठीक है, अब इसी के अंडर आर्टिकल नंबर 6 आता है। एक बात हमें यहां से ध्यान रखनी है कि जो आर्टिकल नंबर 6 है और जो 7 है, ये किससे डील करता है? ये पाकिस्तान से डील करता है। मतलब कि पाकिस्तान रिलेटेड कोई भी इंसान हो या कोई भी पर्सन हो, मतलब उसकी सिटीजन से रिलेटेड बात करता है कि वो इंडिया के सिटीजन कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये किस चीज की बात कर रहा है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद कौन पाकिस्तान वाला इंसान हमारे यहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। उन लोगों की सिटीजनशिप के राइट्स, उनको कैसे सिटीजनशिप मिलेगी जो कि पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए हुए हैं। मतलब पाकिस्तान से कहाँ आए हैं? इंडिया में आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम पूरा पढ़ें, नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5 अ पर्सन who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution। इन तीनों चीज में से, मतलब ये दोनों चीजों में से कुछ होना चाहिए। He or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act of 1935। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में जिस हिसाब से हमारा इंडिया था, है ना, उसके हिसाब से अगर आइदर आप या आइदर ऑफ योर पेरेंट्स या आपके मम्मी पापा या आइदर ऑफ योर ग्रैंड्स पेरेंट्स, है ना, मतलब कि या तो आपके दादा या तो आपकी दादी, ठीक है, अगर वो इंडिया में बर्थ लिए हैं तो, है ना, तो इस केस में मतलब पहली चीज तो आपको क्या टिक लगाना है? या तो आप, या तो आपकी मदर, या तो आपके फादर, या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में मतलब कौन कौन, या फिर आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। पहले तो ये बात आपको टिक लगानी है ना। फिर उसके बाद क्या बात करता है यहाँ पर? सेकेंड बी, इन दिस केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19th जुलाई 1948 he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। मतलब कि एक यहाँ पर कट ऑफ डेट दी गई है, वो डेट क्या है? 19 जुलाई 1948, ये डेट दी गई है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि वो इंसान इस डेट के बाद अगर माइग्रेट किया है, ठीक है, मतलब इस डेट के बाद में या पहले के प्रोविजन की बात करी गई है। अगर कोई इंसान 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया में आया है, ठीक है, और ये एक कंडीशन को भी टिक कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे इंडिया की सिटीजनशिप लेगा? और उसके बाद से वो इंडिया में ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, ठीक है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है, यहां पर बोला गया है कि सेकेंड वाले पॉइंट में कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई इंसान को इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए है, ठीक है, तो उसको अपने आप को न्यूली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हैज टू बी रजिस्टर्ड, हैज बीन रजिस्टर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर
अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ इंडिया। मतलब जो गवर्नमेंट ने जो ऑफिसर अपॉइंट किया होगा सिटीजनशिप रिलेटेड, वहां पर इनको अपने आप को न्यूली रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की बात करता है। इसको अगर हम हल्का सा रिवाइज करते हैं, अगर किसी को पाकिस्तान से इंडिया आना है और इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए है, और वो या उसकी मदर या उसके फादर या उसकी ग्रैंड मदर या उसके ग्रैंडफादर इंडिया में बॉर्न हुए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और यहाँ पर एक कट ऑफ डेट दी गई है 19 जुलाई 1948 की, अगर वो पहले इंडिया में आए हुए हैं तब से वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है इंडिया में, है ना, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो उनको अपने आप को न्यूली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविजंस दिए थे आर्टिकल नंबर 6 में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7 पे स्विच करते हैं, जो कि सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान से ही डील करता है, लेकिन ये कुछ थोड़ी अलग बात करता है 6 के अलावा। ये आर्टिकल बोलता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि जो अगर कोई आर्टिकल 5 और 6 के अंतर्गत नहीं आता है और तो वो इसके थ्रू सिटीजनशिप ले सकता है। फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947 की बात करी गई, मतलब बोला है फर्स्ट डे ऑफ मार्च, मतलब 1 ऑफ मार्च 1947। ठीक है, अगर इस डेट के बाद में कोई पहले पाकिस्तान से इंडिया आया, ठीक है, फिर इंडिया से चला गया पाकिस्तान और फिर से ये इंडिया वापस आना चाहता है, ठीक है, मतलब कि पहले वो पाकिस्तान से इंडिया आ चुका था 1 मार्च 1947 के बाद, और इंडिया से पाकिस्तान जाके फिर से आना चाहता है, तो इसको ये कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है? अंडर द परमिट फॉर रीसेटलमेंट। ठीक है, परमिट फॉर रीसेटलमेंट के थ्रू ये अपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, 1 मार्च 1947 एक डेट रख दी उन्होंने बोला कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन था, फिर वो पाकिस्तान चला गया और फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एज एन परमिट ऑफ रीसेटलमेंट अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और इंडिया का सिटीजन वो बन सकता है। ठीक है, तो ये बोल दिया जाता है आर्टिकल नंबर 7 में। यहां पर हमने जितनी भी बात करी, पहला हमने एक जनरल बात करी आर्टिकल नंबर 5 में कि 26 जनवरी 1950 को किसको मिलेगी हमारे यहाँ की सिटीजनशिप, और 6 और 7 में हमने पाकिस्तान रिलेटेड बात करी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इंडिया के आउटसाइड, मतलब अदर देन पाकिस्तान जो भी कंट्रीज हैं हमारे यहाँ वर्ल्ड में पूरे में, उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए हो, तो उसके लिए प्रोविजन दिया है हमारा आर्टिकल नंबर 8 में। उसकी बात कर लेते हैं हम। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कि इंडियन ओरिजिन के कोई इंसान है और जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, वो कैसे सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 एनी पर्सन हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 and who is ordinarily resident in India as so defined shall be deemed to be the citizen of India if he has been registered as the citizen of India by the diplomatic authority where he is at that time। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है कि फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर आप या आपकी मदर या आपके फादर या आपकी ग्रैंड मदर या आपके ग्रैंडफादर, इनमें से कोई भी अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है, ठीक है, अगर इंडिया का बॉर्न हुआ है या इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है या इंडिया का सिटीजन है ना, तो उसको अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह रहना पड़ेगा इंडिया में, ठीक है, जब उसने कमेंसमेंट करी है, और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? पहले ही उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, कहाँ पर? जिस कंट्री में वो पहले से रह रहा था, वहां पर जो हमारी डिप्लोमेटिक अथॉरिटी होगी वहां पर उसने अपने आप को रजिस्टर कराया, और उसके बाद इंडिया में आके वो ऑर्डिनरली रहने लगा। कब तक? लगभग 5 साल तक, ठीक है, उसके बाद उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है
कि अगर किसी को जो इंडिया के बाहर का है उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए है, या फिर वो या उसकी मदर या उसके फादर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर कोई भी इंडिया में बॉर्न हुए हो, उसके साथ साथ उसको फिर क्या करना पड़ेगा? अगर इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए है तो उसको जिस कंट्री में वो रह रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस में रह रहा है, तो यूएस में जो इंडिया की डिप्लोमेटिक अथॉरिटी है वहां पर उसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और उसके बाद से इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहना पड़ेगा लगभग 5 ईयर्स तक, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 8। फिर इसके बाद कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो कि सिटीजनशिप रिलेटेड डील करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। पर्सन्स वॉलेंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। मतलब कि आर्टिकल नंबर 9 सिंपल कह देता है कि फॉर एन एग्जाम्पल ए करके एक पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है, और ये जो ए पर्सन है ये जाके यूएस की सिटीजनशिप ले लेता है। जैसे ही वो यूएस का सिटीजन बन जाता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसे ही अगर उसने दूसरी जगह की सिटीजनशिप ली वॉलेंटरीली तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बोलता है आर्टिकल नंबर 9 विच इज वेरी मच सिंपल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल से डील करते हैं जो कि आता है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 डील करता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मतलब कि ये जो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है इसका कंटिन्यूएशन कैसे होगा? एवरी पर्सन हु इज or is deemed to be the citizen of India under any of the foregoing provision of this parts shall, subject to the provision of any law that may be made by parliament, continues to be the such citizen। मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बनाएगी सिटीजनशिप रिलेटेड, ठीक है, और जो भी इंसान, जो अभी हमने ऊपर प्रोविजंस की बात करी है 5, 6, 7 और 8 के थ्रू, ठीक है, जिनको सिटीजनशिप मिली है, उन इंसान की सिटीजनशिप कंटिन्यूड रहेगी अगर लॉज मेड बाय पार्लियामेंट भी करे गए हैं, सब्जेक्ट टू द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके हिसाब से उनकी सिटीजनशिप का कंटिन्यूएंस चलेगा। सिंपल बात करता है कि कंटिन्यूएशन चलेगा इनकी सिटीजनशिप का। आर्टिकल नंबर 10 बात करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, तो यहां पर कह दिया है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल नंबर 11 में ये क्लियरली कह दिया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी सिटीजनशिप के लिए किसी की एक्वायरेशन करना है या टर्मिनेशन करना है ना, इन सब चीजों के लिए अगर सिटीजनशिप के लॉ बनाएगा तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट ये लॉ बनाएगा और इसके थ्रू सिटीजनशिप में डील करेगा। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद। इसके लिए पार्लियामेंट में लॉ भी बनाया है जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये वही एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1935, जो CAA अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था पिछले कुछ सालों में। ठीक है, ये एक्ट उसी से डील करता है। अभी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 से डील करती है, जिसमें कुछ 5 प्रोविजन दिए जिससे कि इंडियंस को 26 जनवरी 1950 के बाद सिटीजनशिप मिल सकती है, और कुछ 3 प्रोविजंस दिए जिससे उनका सिटीजनशिप का टर्मिनेशन हो सकता है। और उसी वीडियो में या उसके बाद वाली वीडियो में हम कवर करेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको कहा जाता है, और OCI कार्ड एक होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं और ये कार्ड किससे डील करता है, और उसको अगर अगर वो कार्ड हमारे पास होता है तो उसके राइट्स क्या होते हैं, ये हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।